Hello students, let us start our supplementary reading chapter 2, His Journey to the London part 2. So we have studied up to here. Okay, now starting with the Gandhi in London. So here Gandhiji reached Southampton, that is in London port. Okay, then on the boat गांधी had worn a black suit. ठीक है, गांधी जी ने ब्लैक सूट पहन रखा था, बट जब वो उतरने ही वाले थे, ठीक है, किनारे पर उतर रहे थे, तो उन्होंने एक व्हाइट फ्लैनल सूट पहन लिया. उन्होंने अपना जो ब्लैक था उसको चेंज करके व्हाइट फ्लैनल सूट, लंबा सा सूट पहन लिया. जो कि वहां जब वो उतरे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो वहां एक अकेले ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने व्हाइट सूट पहना है, ठीक है, जो कि आउटडेटेड लग रहा था. ठीक है, बाकियों से अलग लग रहा था, आउटडेटेड लग रहा था, क्योंकि वैसा वहां किसी इंसानों ने नहीं पहना था. ठीक है, अब उनके पास इंट्रोडक्शन का लेटर था जो कि डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के लिए, दलपत राम के लिए, रंजीत सिंह जी एंड दादा भाई नवरोजी के लिए था उनका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन. आफ्टर लैंडिंग वो और उनके साथी मिस्टर मजूमदार कहाँ रुके? विक्टोरिया होटल में. ठीक है, डॉक्टर मेहता यानी कि जीवन मेहता के लिए उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था इनके गांधी जी के अराइवल के बारे में. सो ही केम टू सी हिम एट द होटल. ठीक है, सो वो उनसे होटल में मिलने आए और उन्होंने उन्हें इंग्लिश तौर तरीके समझाने की कोशिश की. ही सेड When you talk to Englishmen here, जब आप किसी इंग्लिशमैन से यहाँ बात करें, don't talk loudly, कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें. Don't address people as sir, यहाँ किसी को भी सर ना बोलें. As we do in our country, जैसे हम अपने कंट्री में सर बोलते हैं, वैसे हम यहाँ किसी को भी सर नहीं बोलेंगे. In England, only servant use this word, यहाँ सिर्फ जो सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं, वो अपने मास्टर के लिए ही सर बोलते हैं, उसके अलावा कोई एक दूसरे को सर नहीं बोलता है. सो यहाँ आप भी किसी को सर नहीं बोलेंगे. While talking to their master, he advised गांधी to live with a family and not in a hotel. उन्होंने ये भी एडवाइस किया कि आप किसी फैमिली के साथ ऐसे पीजी रहें, पेन गेस्ट रहें, ना कि होटल में रहें, क्योंकि ये उन्हें काफी एक्सपेंसिव लगेगा. ठीक है, होटल में रहना काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे पीजी रहने के लिए कहा. डॉक्टर मेहता की एडवाइस मानकर ही हैड 2 rooms एंड स्टार्टेड लिविंग देयर. ठीक है, तो इन्होंने एज ए पीजी कहीं रूम हायर किया और वहां रहने लगे. द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ सुटेबल प्लेस टू लिव इन हैड बीन सॉल्व. ठीक है, तो अब रहने की तो जगह सॉल्व हो गई, बट मेंटली ही स्टिल फेल्ट अनईजी. पर अभी भी नई जगह में है, अकेले हैं, तो अनईजी तो लगेगा ही. ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी भी. ही वुड समहाउ मैनेज टू स्पेंड द डे. पूरा दिन तो किसी तरह कट जाता था, बट रातें नहीं कटती थी. रातें वो रो के गुजारते थे, ऑफन वीटिंग. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता था कि वो सबको याद करके रोते हुए गुजार देते थे. ही वुड नॉट स्लीप, सो नहीं पाते थे. सम होम मेमोरीज वुड ऑलवेज हॉन्ट हिम, हमेशा उन्हें जगाए रखती थी, हमेशा उन्हें घर की यादें जगाए रखती थी. एंड ही ऑफन थॉट ऑफ हिज मदर, और वो अपनी माँ को काफी याद करते थे. नरेटिंग दिस स्टेट ऑफ हिज माइंड, ही लेटर सेड, बाद में उन्होंने अपनी जो मनोदशा है वो बताते हुए कहा, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ फिक्स, मैं अपने आप को एक दुविधा में पाता हूँ. इंग्लैंड आई कुड नॉट बियर, इंग्लैंड में मैं रह नहीं सकता. ठीक है, वहां मैं बियर नहीं कर सकता, वहां रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. बट टू रिटर्न टू इंडिया वॉज नॉट टू बी थॉट ऑफ, पर इंडिया वापस जाने का मैं सोच भी नहीं सकता. आई ऑलवेज वरीड हाउ आई वुड फिनिश 3 years. ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, उन्हें हमेशा ये ख्याल आता है कि ये 3 साल कैसे पूरे होंगे. मैं तो अभी आया हूँ और अभी यहाँ रह भी नहीं पा रहा हूँ, तो 3 साल गुजारना मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है.
but then he firmly decided that he would stay there till he finished his studies. पर उन्होंने अपने मन को संभाला और डिटरमाइन किया कि नहीं, कंफर्म किया कि मैं यहीं रहूंगा और 3 साल पूरे करूंगा, अपनी स्टडीज फिनिश करके रहूंगा. Dr. Mehta came again to see Gandhi, and in order to get him accustomed to talking English and to let him have some experience of English ways and manners, he took him to live with an Anglo-Indian family. So डॉक्टर मेहता गांधी जी को देखने आए और उन्हें वहाँ के तौर तरीके समझाने की कोशिश किया और ताकि और अच्छे से इंग्लिश तौर तरीके सीख जाए, इसलिए वो वहां से उन्हें एक एंग्लो इंडियन फैमिली के वहां रहने के लिए लेके गए. सो यहाँ पे भी उनके लिए एक फूड मेन प्रॉब्लम था. हमेशा उनके लिए फूड मेन प्रॉब्लम बन ही जाता था. ही डिड नॉट relish वेजिटेबल कुक विदाउट सॉल्ट एंड कॉन्डिमेंट्स. सो इंडियन जैसे खाने वहां तो नहीं मिल सकते थे. हमारे इंडियन खाने में क्या होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं, ठीक है, तीखा, चटपटा, मीठा, सब मतलब मिक्स अप होता है. गुजराती में तो मीठा भी डालते हैं, तो वो एक स्वाद का अलग ही कॉम्बिनेशन तो होता है. लेकिन वहां विदेशों में तो क्या करते हैं, वो ज्यादातर सैलेड पसंद करते हैं जिसमें नमक भी नहीं होता है, मसाले भी नहीं होते हैं. तो ये ऐसा बेस्वाद खाना गांधी जी को पसंद नहीं आ रहा था. द लैंड लेडी वुड गिव हिम ओट मिल. ज्यादातर ओट मिल दिया करती थी और ओट मिल पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो दलिया की खीर, दलिया वगैरह यही खाना वहां का ब्रेकफास्ट होता है, लाइट ब्रेकफास्ट होता है. ये गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था. इट वॉज फेयरली फीलिंग बट इट डिड नॉट गिव हिम द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो खा तो लेते थे पर क्या मन भरता था? नहीं. पेट तो भर जाता था लेकिन मन नहीं भरता था. ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने कुछ खाया. He practically starved at lunch and dinner because the food was never tasty or of his choice. So जिन फैमिली के साथ रहते थे वहां ज्यादातर वो एक टाइम अगर खा लिया तो खा लिया, बाकी लंच और डिनर में वो भूखे ही रहते थे क्योंकि उनका जो खाना था वो गांधी जी को कभी भी पसंद नहीं आता था और इसलिए वो खाने नहीं जाते थे. गांधी जी के इंडियन फ्रेंड्स जो थे वो बिना किसी की हिचक, ठीक है, वहां मीट खाते थे, लिकर लेते थे, सिगरेट स्मोक करते थे. ठीक है, और गांधी जी को वो मतलब पहले तो उन्होंने कुछ बार कहा होगा लेकिन उसके बाद उन्होंने गांधी जी को यहाँ पे लिकर और स्मोक लेने के लिए कहना छोड़ दिया. लेकिन वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि आपको एटलीस्ट कोल्ड कंट्री में मीट तो खाना चाहिए ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे. They thought that meat eating was essential for a health in a cold country. उनके हिसाब से कोल्ड कंट्री में मीट तो खाना ही चाहिए, जैसे उन्हें पहले भी एडवाइस मिला था. लेकिन गांधी जी हमेशा उन्हें एक ही रिप्लाई करते थे अपने वेल विशर्स को कि मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी मीट नहीं खाऊंगा और मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन कभी भी नहीं तोड़ूंगा. Then his friend would stop insisting. फिर उनके दोस्त जो है उन्हें इंसिस्ट करना भी छोड़ देते थे और साथ ही साथ उन्हें उनकी काफी तारीफ भी करते थे कि वो किस तरीके से अपने कहने पे अडिग है, अपने वादे पे अटल है. गांधी जी वॉज इन सर्च ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. वो हमेशा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने में लगे रहते थे जहाँ पे वहाँ पे अच्छा खाना उन्हें मिल सके ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए खाने की. वन डे ही फाउंड इन फैरिंगटन. एक बार खोजते खोजते फैरिंगटन में उन्हें ऐसी जगह मिल गई. फैरिंगटन स्ट्रीट. देयर ही हैड ए हार्टी मील. वहां पे उन्होंने पेट भर के काफी दिनों के बाद खाना खाया. ही ऑल्सो बॉट ए बुक ऑन वेजिटेरियनिज्म. ठीक है, सो उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पे के ऊपर बुक खरीदी. ही हैड एब्सटेन्ड फ्रॉम मीट बिकॉज he had taken a vow and wanted to fulfill it, but now he decided
टू रिमेन अ वेजिटेरियन ऑल हिज लाइफ बिकॉज, ठीक है। तो उन्होंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी और पहले तो वो इसलिए वेजिटेरियन रहना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया है, पर बुक पढ़ने के बाद वो इसलिए वेजिटेरियन रहना चाहते हैं ऑल ये अपने पूरे जिंदगी भर वो वेजिटेरियन रहना चाहते हैं क्योंकि बुक में कन्विंस किया गया था दैट वेजिटेरियन फूड वाज गुड फॉर हेल्थ। तो वेजिटेरियन खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने ये बुक में पढ़ने के बाद कन्विंस हो गए थे कि मीट ईटिंग जो है वो अननेचुरल है, इंसानों के लिए जो है वो, यानी कि जो मीट ईटिंग है वो इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है, अननेचुरल है, इमोरल है, बीस्टली है, ये सब जानवरों के लिए हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ना कि इंसानों के लिए। उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बहुत सारी बुक्स पढ़ी इंग्लिश ऑथर के द्वारा और जितनी बुक पढ़ते जाते थे उन्हें काफी स्ट्रेंथ मिलती थी अपने वेजिटेरियन होने में कि मैं और भी ज्यादा, यानी कि कभी भी मीट नहीं खाऊंगा, वेजिटेरियन रहूंगा। इसके लिए उन्हें काफी प्रेरणा मिलती थी और इसलिए वो जिंदगी भर आगे भी हमेशा वेजिटेरियन ही रहे। हिज फूड वॉज नो मोर अ प्रॉब्लम नाउ। अब उन्हें खाने की कोई समस्या नहीं थी कि बट अनदर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड हिम वॉज टू अडेप्ट द इंग्लिश वे ऑफ लिविंग। ठीक है, तो खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो इंग्लिश तौर तरीके कैसे सीखें। बाय एंड बाय ही स्टार्टेड लिविंग लाइक ए इंग्लिशमैन। धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश की तरह रहना सीखा। ही मॉडल्ड हिज वे ऑफ लिविंग आफ्टर दैट ऑफ द इंग्लिशमैन। उन्होंने पूरी तरह अपने आप को इंग्लिशमैन की तरह ढाल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अफेक्टेड चेंजेस इन हिज क्लोथ। स्टार्टिंग कहां से की? फ्रॉम द क्लोथ्स। ही बॉट अ न्यू हैट, नई टोपा, यहाँ पे न्यू हैट लिया उन्होंने, ठीक है, और न्यू क्लोथ्स लिया जिससे अपने आप को उन्होंने सबसे पहले बदला। ठीक है, धीरे धीरे ही स्टार्टेड यूजिंग अ गोल्डन डबल वॉच चेन। जैसे इंग्लिशमैन पहनते हैं वैसे डबल वॉच चेन, जो कि गोल्डन चेन के साथ बना हुआ यानी कि लटका हुआ एक चेन, वॉच चेन भी लिया। He also bought a new pair of shoes. नए शूज भी आ गए गांधी जी के। And learned the art of tying his tie. और टाई बांधना भी सीख लिया। Every day he devoted some time to keep his hair in position. अब तो थे तो वो अपने एज में ही, ठीक है, 10th के बाद ही थे, मैट्रिक के बाद ही थे, तो ये एज तो वैसे भी काफी यहाँ वहां में अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे अब गांधी जी कुछ टाइम अपने आप को शीशे में देख के अपने बाल संवारने में लगा देते थे और अपने टाई ठीक करने में। While in India, he used a mirror only when the family barber gave him a cut. तो इंडिया में तो सिर्फ वो तभी आईना देखा करते थे जब बार्बर उनके बाल काटने आता था, तब। उसके अलावा वो कभी भी मिरर नहीं देखते थे। बट इंग्लैंड में अब वो हमेशा काफी देर तक अपनी टाई अरेंज करते थे, बालों को अरेंज करते थे और मिरर के सामने अक्सर खड़े होके अपने बाल संवारते पाए जाते थे। नेचुरली गांधी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस एक्सरसाइज। अब वो बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करते थे? अपने मिरर के सामने खड़े होके बाल संवारते थे, अपने टाई ठीक करते थे, अपने आप को निहारा करते थे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की तरह पहन लिया तो स्मार्ट भी लग रहे थे, है ना। He also never forget to move his hand towards the head to adjust his hair. अक्सर उनके हाथ जो है बालों तक पहुंच ही जाते थे। मॉडर्न क्लोथ्स इनफ नहीं थे इंग्लिश जेंटलमैन दिखने के लिए। क्या है, इंग्लिश कपड़े पहन लिए तो क्या वो जेंटलमैन बन गए? नहीं। सो नॉलेज भी होना चाहिए था उन्हें डांस का, ठीक है, वो भी काफी जरूरी था। यानी कि जेंटलमैन दिखने के साथ साथ और भी बहुत सारी जरूरी चीजें थी, जैसे कि डांसिंग आना। तो डांसिंग सीखने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, पर वो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। देन अपने आप को वहां के वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ढालने की भी कोशिश की और इसके लिए उन्होंने वायलिन सीखना, वायलिन की क्लासेस लेना भी स्टार्ट किया। देन अब उस टाइम पे फैशनेबल था फ्रेंच बोलना।
ठीक है, फ्रेंच बोलना भी एक फैशन था, तो गांधी जी ने अपने आप को फ्रेंच के लिए भी डिसाइड किया कि वो अब फ्रेंच भी सीखेंगे। देन गांधी जी अपनी इंग्लिश उन्होंने काफी धीरे धीरे काफी सुधार ली थी, लेकिन अभी उन्हें इलोक्यूशन यानी कि कहीं जब डिबेट होता है वहां अच्छे से बात करना, ये अभी उन्हें सीखना बाकी था, जिसके लिए उन्होंने एक टीचर एंगेज कर ली थी और वो उन्हें गिनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज ए फीस भी दे चुके थे। और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे उन्होंने एक बेस्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे इलोक्यूशन के ऊपर एक बेस्ट की बुक थी, बेल्स यहाँ राइटर हैं, राइटर की बुक की उन्होंने वहां पे एडिशन ले ली। देन अब बेल्स की बुक रीड करने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे यहाँ पे यानी कि बातें आने लगी। क्या क्या बातें आई कि यहाँ पे अब उन्हें ये होने लगा कि ये जो उनका अट्रैक्शन है हर तरफ, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो रहा था अपने आप को इंग्लिशमैन बनाने का। ठीक है, यहाँ पे वायलिन सीखना, डांसिंग सीखना, फ्रेंच सीखना, देन इलोकेशन के लिए रेडी होना, यानी जो इन्फेचुएशन के ऊपर सवाल उठने लगे उनके दिमाग में। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सके कि मिस्टर बेल ने उनके दिमाग की घंटी बजा दी। देन ही डिड नॉट हैव टू लिव इन इंग्लैंड। फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगे कि मुझे तो जिंदगी भर इंग्लैंड में रहना ही नहीं है। उनकी इनर वॉइस उनसे कहने लगी कि हमें जब रहना ही नहीं है तो हमें ये इलोक्यूशन से करना क्या है, डांसिंग मुझे कैसे जेंटलमैन बना सकती है। ठीक है, मैं तो इंग्लैंड पढ़ने के लिए आया हूँ और मुझे अपना मेरा सारा समय पढ़ाई में देना चाहिए, ना कि किसी और चीज में। सो गांधी जी ने अपनी मूर्खता को रियलाइज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई पर लगा दी, यानी कि जितना इन्फेचुएशन था वो सारी अब इनसे दूर हो गई। उनको रियलाइजेशन हो गया कि अब तक वो फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ पैसा भी, क्योंकि पैसा भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, वो उनके भाई दे रहे थे, फादर के पास तो थे ही नहीं। There were 4 laws school in England at that time. उस टाइम इंग्लैंड में 4 लॉज स्कूल थे, द ग्रे, द लिंकन, the Middle Temple and the Inner Temple. These are the names of the schools, law school. One could join any of these. गांधी जी joined the Inner Temple. गांधी जी ने Inner Temple में एडमिशन लिया था. After taking admission, he became a member of this renowned institution on recommendation of 2 बैरिस्टर, 2 बैरिस्टर के द्वारा रिकमेंडेशन पर उनको इनर टेम्पल में एडमिशन मिल गया. One day, with a view of acquainting Gandhi ji with English manners, his friend शुक्ला, ठीक है, उनको गांधी जी को इंग्लिश तौर तरीके सिखाने के चक्कर में उनके दोस्त उन्हें यहाँ पे थिएटर लेके जाने के लिए सजेस्ट किया उन्होंने. ठीक है, शुक्ला ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, साथ में थिएटर जाना चाहिए. अब थिएटर जाने, बिफोर गोइंग टू द थिएटर दे वेंट टू अ बिग रेस्टोरेंट टू डाइन. गांधी जी के दोस्त उनको सबसे पहले थिएटर जाने से पहले उनको खाना खाने के लिए, डिनर के लिए लेके गए. द मोमेंट द वेटर केम टू देयर टेबल, जब वहां पे वेटर आया उनकी टेबल पे विथ ए ट्रे ऑफ डिशेस, कई सारे डिशेस लेके, गांधी जी आस्क्ड हिम इफ द डिशेस कंटेन एनी मीट. तो गांधी जी ने पूछा क्या इसमें मांसाहारी भी है. दिस पुट हिज फ्रेंड आउट एंड ही सेड एंग्रीली. तो उनके दोस्त को वहां पर काफी गुस्सा आ गया इस बात पे. दिस इज रियली टू मच मोहन, ये बहुत ज्यादा ही हो गया है मोहन. यू डिड बेटर गो इफ यू कांट ईट दिस फूड. तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए अगर तुम ये खाना नहीं खा सकते हो. गांधी लेफ्ट द रूम. गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, शांति पूर्वक वहां से बाहर चले गए. और बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन थिएटर के बाहर ठंड में सिकुड़ते हुए उन्होंने उनका इंतजार किया. यानी कि गुस्से में वो चले गए, कहीं और चले गए नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके उनका इंतजार कर रहे थे. He accompanied his friend to the theater after his friend came out. जब उनके दोस्त बाहर आए तो उन्होंने उनके दोस्तों के साथ जाके थिएटर में मूवी देखी.
They sat there side by side, but neither said anything about what had happened in the restaurant. तीनों एक साथ बैठे थे और तीनों नहीं, जितने फ्रेंड्स रहे होंगे सब एक साथ बैठे थे, लेकिन वहां पे किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गांधीज टॉलरेंस. सो इससे हम कह सकते हैं कि गांधी जी का टॉलरेंस पावर काफी स्ट्रांग था. ठीक है, काफी चीजें वो टॉलरेट कर जाते थे.